बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो है ना मॉडल डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जे थॉमसन का प्लम-पुडिंग मॉडल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी रदरफोर्ड का मॉडल। जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में। उसके मेन पोस्टुलेट्स भी देखेंगे, उसके हम एक्सपेरिमेंटल जो भी उसके अंदर टेक्निक्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जी प्लम-पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो थोड़ा बहुत हम जरा इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है जी, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या थ्योरीज आई थी। एटॉमिक का मतलब क्या है जी? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट कि एटम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं जी? एटम का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है जी? कंपोजिशन। तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने आइडिया दिया था जी? डेमोक्राइटस ने आइडिया दिया था। किसने आइडिया दिया था जी? डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ने क्या कहा था कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ आपको नज़र आती है जिसको उसने मैटर का नाम दिया था वो स्मॉल और इंडिविजुअल पार्टिकल पर क्या मैटर मुश्तमिल है। डेमोक्राइटस ने क्या कहा था? मैटर जो वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल पर क्या है मुश्तमिल है। इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसका उसने नाम क्या दिया था जी? एटम का नाम दिया था। उसके बाद हमारे पास कौन है जी? डाल्टन है, जॉन डाल्टन। ठीक है नहीं, इसने 1808 में क्या पेश की जी? एटॉमिक थ्योरी पेश की। क्या पेश की जी? एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी का भी मेन कंसर्न क्या था? इसका भी यही मेन कंसर्न था कि जो भी मैटर है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको आपने क्या नाम देना है जी? एटम का नाम देना है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है ना उसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एटम में कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये हमने उसके अंदर भी देखा था डेमोक्राइटस एटॉमिक थ्योरी। उसके मैं आपको वीडियो लेक्चर में लिंक भेज दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है जे थॉमसन। कौन है जी? जे थॉमसन। इन्होंने एक मॉडल पेश किया, उस मॉडल का नाम है जी प्लम-पुडिंग मॉडल। क्या नाम है जी? प्लम-पुडिंग मॉडल। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट टाइम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मॉडल दिया। किसके बारे में? एटम के स्ट्रक्चर के मॉडल में। इन्होंने क्या कहा था? एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखें। उन्होंने कहा था ये जो एटम होता है ना ये सफ़ियर पर मुश्तमिल होता है। ये आपको ये सफ़ियर, ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ना, इसको उन्होंने क्या नाम दिया था जी? एटम का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि ये सारे की सारी सफ़ियर है, ये पॉजिटिव पार्टिकल पर क्या है? मुश्तमिल है। यानी इसने ये फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया था कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं। जब हम एटम को डिवाइड करेंगे तो उसमें आपको क्या नज़र आएंगे? छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसने कहा था कि एटम जो है ना एक सफ़ियर है, रिजिड सफ़ियर। रिजिड का मतलब होता है सख्त। एटम क्या है आपके पास? रिजिड सफ़ियर है, और वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है? इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब होता है उसके अंदर क्या होना है? मौजूद होना है, धंसे में मौजूद होना है। ये देखें, ये आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे ये सारे। ये इस तरह उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है, ये सारे का उसने कहा था ये एटम है। ये जो आपको सारा सफ़ियर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है जी? पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। और इसी में बीच बीच में ये क्या मौजूद है जी? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है जी, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वाटरमेलन से भी क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। वाटरमेलन स्ट्रक्चर। प्लम-पुडिंग इसको क्यों कहा जाता है? ये एक डिश की मानद है। जिस तरह हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं ना, कस्टर्ड के छोटे अंडे हम क्या उसमें डाल देते हैं? बादाम डाल देते हैं। तो ये भी उसी तरह कस्टर्ड की तरह एक डिश बनी हुई है। जिस तरह हम उसके अंदर बादाम डाल देते हैं ना, अब हमने उसमें बादाम की जगह हमने उसमें क्या डाल दिया? इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो उनको नाम उन्होंने क्या दिया था जी? प्लम-पुडिंग। जिस तरह हम उस डिश को नाम देते हैं कस्टर्ड का, तो उसने क्या कहा था? ये भी एक डिश की तरह है जिसको उन्होंने नाम दिया था प्लम-पुडिंग। कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना ये भी किसकी तरह होता है?
प्लम पुडिंग की तरह होता है। अब इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। किस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ? के वाकई में ये जो एटम है ना, ये एक सख्त सफ़ेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है जी, इरेगुलर वे में एम्बेडेड है। ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, किस तरह मौजूद है? इरेगुलर वे में। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन इरेगुलर वे में ये जिसमें बिखरे हुए हैं, जिस तरह एक प्लेट रखी होती है ना कस्टर्ड की, उसके अंदर बादाम हम क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। इसी तरह समझ लें एटम जो है ना, ये कस्टर्ड की प्लेट की तरह है। उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, लाइक जिस तरह हम बादामों की बात करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उसमें क्या इरेगुलर वे में बिखरे पड़े हैं। ये जो उसकी आपको ज़हरी तौर पर जो अपीयरेंस नज़र आ रहे हैं ना, उस अपीयरेंस को उन्होंने क्या नाम दिया था जी? प्लम पुडिंग का नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी? प्लम पुडिंग। कोई उसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि वाकई में ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं और ये जो पूरे का पूरा सफ़ियर है, ये सारा किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है जी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर उन्हें कैसे पता चला कि वाकई में उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं। अब इसको ज़रा समझिए। आप लोग जानते हैं 1860 के अंदर कैनाल रेज या दूसरे लफ्ज़ में प्रोटॉन ये डिस्कवर हो चुके थे। इसी तरह 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लिया था? डिस्कवर कर लिया था। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन को या कैथोड रेज को क्या कर लिया था? डिस्कवर कर लिया था। ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। पीछे जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे ना, उसमें आपने देखा हुआ है कि कैनाल रेज भी डिस्कवर हो चुकी हैं और इसके अलावा आपके पास जो कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डिस्कवर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अब देखें डेमोक्रेटस की थ्योरी भी रिजेक्ट होगी। उसने क्या कहा था कि मैटर स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिसको हम कहते हैं एटम। इनडिवाइजिबल का मतलब होता है कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आप मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कि जिसको मज़ीद हम डिवाइड ना कर सकें। मज़ीद डिवाइड करने से मुराद है कि उस एटम से मज़ीद छोटी चीज़ कोई उसका वजूद नहीं है। लेकिन बाद में जब हमने कैनाल रेज या कैथोड रेज को डिस्कवर किया तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो एटम है ना, ये मज़ीद स्मॉल पार्ट पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसको हमने क्या नाम देना है जी? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या नाम देना था जी? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बेसिकली ये जो आपको कैनाल रेज नज़र आ रही है या ये जो आपको कैथोड रेज नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो इट मीन डेमोक्रेटस का ये जो आइडिया था वो फ्लॉप हो गया। इस तरह डाल्टन ने भी यही कहा था, एटॉमिक थ्योरी उसने दी थी कि उसने भी यही पॉइंट दिया था कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बाई जे थॉमसन, it is proved that atom could be further divided into small particles which are called subatomic particles। तो उसमें एक 1886 में कैनाल रेज डिस्कवर हुई, उसके बाद 1897 में क्या चीज़ डिस्कवर हुई जी? कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ये नहीं पता था कि ये जो प्रोटॉन है क्या है जी? प्रोटॉन है। दूसरा हमारे पास क्या है जी? कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन। अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुई, ये जहन में रखिएगा। अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुई। ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुई, ये तो हुई थी 1932 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को क्या किया था? डिस्कवर किया था। फ़िलहाल हमें नहीं पता कि एटम के कोई न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है या नहीं है। फ़िलहाल हमें कौन सी दो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं जी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है ये एटम में किस तरह मौजूद हैं, कैसे मौजूद हैं, किस शेप में मौजूद हैं, कॉर्नर पे मौजूद हैं, सेंटर पे मौजूद हैं, आया कि वो एक ही जगह टिके हुए हैं, या ये भी हो सकता है वो क्या कर रहे हो, एक रिवॉल्व कर रहे हो। हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इस चीज़ को सबसे पहले किसने बताया था? जे थॉमसन। उसने एक आइडिया देने की कोशिश की जिसको उसने नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है? उसने कहा था ये जो एटम है ना, बेशक उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं। उसने कहा था ये जो आपको ये जो रिजिड सफ़ियर नज़र आ रहे हैं, ये रिजिड सफ़ियर सारे की सारे आप इसको आपने क्या कहना है? पॉजिटिव पार्टिकल मीन प्रोटॉन्स हैं। इसके अंदर फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जी? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुके हुए होना, मूव ना करना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एटम के अंदर धंसे हुए हैं और वो क्या है? स्टेशनरी है, वो कोई मूव नहीं कर रहे।
कोई इसका उसके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ठीक है जी। तो इसी वजह से फिर आगे कौन है जी, रदरफोर्ड है। उन्होंने एटम की बाकायदा स्ट्रक्चर के बारे में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है जी। तो अब आपको आइडिया क्या होगा कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है। उसने फर्स्ट टाइम एटम का रेगुलर स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है जी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, या इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका तीसरा नाम क्या होता है जी, प्लानेटरी और सोलर सिस्टम मॉडल, और सोलर सिस्टम मॉडल। ठीक है जी। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम का क्या है जी, इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लानेटरी और सोलर सिस्टम मॉडल। ये सारा हम डिटेल से समझते हैं ऐसा क्यों है। इससे पहले चंद के हम बुनियादी चीज़ें समझ लेते हैं। अब ये देख लें, हमें इस चीज़ का आइडिया है कि 1886 के अंदर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है। किसने डिस्कवर किया था इसको, गोल्डस्टाइन ने। किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने। इसी तरह 1917 के अंदर इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका है। इसको किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। इसको किसने डिस्कवर किया था जी, जे थॉमसन ने। उसके बाद देखिए 1896 में रेडिएशन भी डिस्कवर हो चुकी हैं। क्या डिस्कवर हो चुकी हैं जी, रेडिएशन क्या होती हैं, दो तरह की रेडिएशन क्या होती हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले 1896 में रेडिएशन को किसने डिस्कवर किया था जी, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है हेनरी बैकोरल। ठीक है जी। इसको समझने से पहले हम एक बुनियादी चीज़ें समझ रहे हैं कि हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी है। प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई है, 1886 में। हमारे पास कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी है, और ये डिस्कवरी कब हुई है, 1897 में। हमारे पास रेडिएशन भी क्या है, डिस्कवर हो चुकी है। वो कब डिस्कवर, 1896 में, और उसको डिस्कवर करने वाला कौन है जी, हेनरी बैकोरल। रेडिएशन को भी हम समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। फिलहाल हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। पहले आप इस ओवरव्यू को समझ लें, फिर आगे हम डिटेल से भी देख लेते हैं। ठीक है जी। फिर हुआ क्या, 1898 में ई रदरफोर्ड, जिसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी कहते हैं, ई रदरफोर्ड, इसने कहा था कि जो आपके पास रेडिएशन है, क्या है बच्चे, रेडिएशन जो है ना, ये आगे दो टाइप्स की है। ये आगे रेडिएशन कितनी टाइप्स की हैं, दो टाइप्स की। ये सारा कुछ मैं आपको समझा देता हूँ रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन उसने कहा था दो टाइप्स की हैं। एक को उसने नाम दिया था जी अल्फा रेज, दूसरे को उसने नाम दिया था जी बीटा रेज। एक अल्फा रेज, दूसरा उसने क्या नाम दिया था जी, बीटा रेज। अभी आपने ये जहन में रखने, फिलहाल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन काफ़ी देर के बाद हुई। कब हुई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, 1932 में हुई थी। फिलहाल हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दूसरा क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद हैं, जो कैनाल रेज और कैथोड रेज की शक्ल में हमने उसको क्या किया, डिस्कवर किए। बाद में फिर क्या है, रदरफोर्ड ने 1898 में क्या कहा था कि रेडिएशन की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहेंगे अल्फा रेज, दूसरे को हम क्या नाम देंगे जी, बीटा रेज। अब ये अल्फा और बीटा रेज क्या है, उसके मुकाबले उन्होंने कहा था ये जो अल्फा रेज हैं बेसिकली ये पॉजिटिव पार्टिकल पर मुश्तमिल है। अल्फा रेज किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, पॉजिटिव पार्टिकल। इसका मतलब ये रेज मुश्तमिल होंगी प्रोटॉन्स के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं ये जो प्रोटॉन है ना, यही पॉजिटिव पार्टिकल हैं। इसको हमने चार्ज को भी इसको डिस्कवर किया था। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया था। डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मिलकर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली आपके पास क्या है, नेगेटिव पार्टिकल।
तीसरा जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई, उसकी डिस्कवरी कब हुई थी? उसकी डिस्कवरी हुई थी जी 1932 में। ये उससे पहले की बातें हैं। अभी हमने ये देखना है कि ये जो प्रोटॉन है इसकी क्या लोकेशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसकी क्या लोकेशन है। इसके अलावा फिर बाद में भी एक्सपेरिमेंट होते रहे। हेनरी बैकरल साहब है, उन्होंने 1896 में रेडिएशन को क्या क्या डिस्कवर किया। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था ये जो आपके पास रेडिएशन है, क्या है जी? रेडिएशन है। रेडिएशन क्या है? बेसिकली सिंपली आप समझ लें एनर्जी है। फिलहाल आप इसको याद करने की हद तक क्या इसको कहेंगे, ये रेडिएशन क्या है? आपके पास एनर्जी है कि जो एटम है ना वो दो तरह की एनर्जी दे सकता है। एटम कितनी तरह की एनर्जी दे सकता है? दो तरह की एनर्जी दे सकता है। कौन सी वो दो तरह की एनर्जी है? एक का उसने नाम रखा है जी अल्फा रेज। क्या नाम रखा है? अल्फा रेज। दूसरी कौन सी एनर्जी है जी? बीटा रेज। फिर अल्फा रेज के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि अल्फा रेज बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये क्या है? प्रोटॉन्स है, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स। क्या है जी? फास्ट मूविंग प्रोटॉन। ये जो फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स है ना, इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया था जी? अल्फा रेज का नाम दिया था। बीटा रेज क्या है? उन्होंने कहा था ये नेगेटिव पार्टिकल पर मुश्तमिल है। कौन से? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आप जानते हैं आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इट मीन ये जो बीटा रेज हैं ये आपके पास क्या हैं? ये आपके पास हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या है जी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वैसे तो फ़र्क होता है बीटा रेज में और इलेक्ट्रॉन में, ये नेक्स्ट हम देख लेंगे। फिलहाल आप जनरली समझ लें बेसिकली फ़र्क ये होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एटम में केमिकल चेंज का बेस बनते हैं, और ये जो बीटा रेज हैं ये एटम के अंदर किस चीज़ का बेस बनते हैं जी? ये एटम के अंदर बेस बनते हैं जी न्यूक्लियर चेन का। कौन सा बेस बनते हैं जी? न्यूक्लियर चेन का। तो हमेशा याद रखिएगा जो रेडिएशन है, क्या है जी? रेडिएशन है, ये बेसिकली क्या होती हैं? या ये प्रोटॉन है या ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। किसके बकौल? रदरफोर्ड के। किसके बकौल में हम बात कर रहे हैं? रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड के बकौल ये जो रेडिएशन है कितनी टाइप्स की हैं? दो टाइप्स की। या तो ये क्या होंगी? प्रोटॉन होंगी, या ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर तो होंगी ये प्रोटॉन तब हम इसको नाम देंगे अल्फा पार्टिकल, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर ये होंगे इलेक्ट्रॉन तो जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन इसको हम क्या नाम देंगे जी? बीटा पार्टिकल। क्या नाम देंगे जी? बीटा पार्टिकल। क्या नाम देंगे? बीटा पार्टिकल। तो या तो वो क्या है? अल्फा पार्टिकल की शक्ल में है, या फिर वो आपके पास किस चीज़ की शक्ल में है? बीटा पार्टिकल। किस चीज़ की शक्ल में है जी? बीटा पार्टिकल। फिर हुआ क्या? बाद में इसी रदरफोर्ड के, किसके जी? रदरफोर्ड के दो कोवर्कर है। कोवर्क का मतलब का क्या होता है? उसके दो और साथी है। क्या है जी? दो और साथी है, ठीक है ना। एक का नाम क्या है जी? हैंस गीगर, इसका नाम है हैंस गाइगर। और दूसरे साथी का इसका नाम क्या है जी? अर्नेस्ट मार्सडेंस, ठीक है जी। ये दो को वर्कर थे। क्या थे? एक का नाम हैंस गाइगर, दूसरे का नाम क्या है जी? अर्नेस्ट मार्सडेंस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आगे गोल्ड के ऊपर, किसके ऊपर? गोल्ड के ऊपर, गोल्ड फैल के ऊपर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था जी? एक्सपेरिमेंट किया था। किस चीज़ की मदद से एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। गोल्ड फैल, गोल्ड का मतलब क्या है? ये हमारे पास जो सोना है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? AU से, ठीक है ना। उसकी बहुत ही बारीक उसने क्या ली? बहुत ही बारीक गोल्ड को ले लिया। आप कह सकते हैं इसको वेरी थिन लेयर, बहुत ही बारीक लेयर ले ली गोल्ड की। कितनी बारीक लेयर ले ली? आगे हम इसको देख लेते हैं। राउंड अबाउट ने जो बारीक लेयर ली थी ना, ये ली थी 0.00004 सेंटीमीटर। इतना उन्होंने क्या ली थी? गोल्ड की फैल ली थी। ये बहुत ही बारीक फैल है, यानी यूँ समझ लें इतना बारीक है कि ये शायद आपको आम आंख से भी नज़र ना आए।
ये चीज़ आपको आम आंख से भी नज़र ना, इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको क्या सहारा लेना पड़ जाए, माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ जाए। उन्होंने बहुत ही बारीक क्या लिया थी, एटम लिया था जी, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने किस चीज़ की बम्बार्टमेंट करवाई, अल्फ़ा पार्टिकल। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, बेसिकली ये फास्ट मूविंग प्रोटॉन है, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स हैं, ठीक है जी। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह किया था। जी उम्मीद करता हूँ ये जो हमने जनरल ओवरव्यू लिया है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम रेगुलर एक्सपेरिमेंट की तरफ आ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उसके दो साथियों ने, हैंस गैगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने किया था। आपकी बुक में जो नाम लिखा हुआ है वो खाली क्या लिखा हुआ है, रदरफोर्ड का नाम लिखा हुआ है। तो ये अगर दोनों याद हो जाएं तो अच्छी बात है, अगर याद ना भी होना तब भी आपने परेशान नहीं होने, सिर्फ ये नाम याद रख लें, रदरफोर्ड, ठीक है जी। इसको अभी हम इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम कि उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब ये इधर देखिएगा जी, हम उसके क्या देख रहे हैं जी, डायग्राम देख रहे हैं। ये देखें, तो सबसे पहले ये देख लें, हमें चाहिए जी अल्फा रेज। क्या चाहिए, अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या है, फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, हमें क्या चीज़ चाहिए जी, अल्फा रेज। अब अल्फा रेज क्या है, फास्ट मूविंग प्रोटॉन। अब सवाल यह है कि अल्फा रेज का सोर्स क्या है, इसका क्या है जी, सोर्स। सोर्स से मुराद ये है कि ये अल्फा रेज आपको हासिल कैसे होंगी, ये हासिल होंगी आपको किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। किससे, रेडियो एक्टिव। अब आप कहेंगे सर कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या है। रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसा मटेरियल जो आगे रेडिएशन दे। अब हर एलिमेंट के अंदर ये सलाहियत नहीं है, याद रखिएगा, हर एलिमेंट के अंदर रेडिएशन देने की सलाहियत मौजूद नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें रेडिएशन देने की सलाहियत मौजूद है। अब वो जो एलिमेंट्स हैं ना, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 80 हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, ग्रेटर दैन 80 हो, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रदरफोर्ड के बकौल रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो कितनी रेडिएशन देते हैं, दो तरह के रेडिएशन देते हैं, या वो अल्फा रेडिएशन देंगे या वो आपको क्या देंगे, बीटा रेडिएशन। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था जी अल्फा रेडिएशन। किस चीज़ को यूज़ किया था जी, अल्फा रेडिएशन या फिर अल्फा रेज को। अब हमें भी यही अल्फा रेडिएशन या अल्फा रेज चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए क्या यूज़ किया था, ये देखिए। मोस्टली इन्होंने यूज़ किया था जी इसके लिए पोलोनियम को। किस चीज़ को यूज़ किया था जी, पोलोनियम को। PO से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव क्या है जी, मटेरियल। वैसे तो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या यूज़ किया था जी, पोलोनियम को। अब ये देखें, ये पोलोनियम है, क्या है जी, पोलोनियम है। अब ये आपको बॉक्स डब्बा नज़र आ रहा है, ये है लेड बॉक्स। क्या है जी, लेड बॉक्स। अगर आप इसको 2D स्ट्रक्चर में देखना चाहें तो हम इसको किस तरह ड्रा करेंगे, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, R। ये देखें, ये देखें। अब ये आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हम इसमें बना रहे हैं लेड बॉक्स। क्या बना रहे हैं जी, लेड बॉक्स। ये देखें, ये आपके पास लेड बॉक्स है, ये भी क्या, लेड बॉक्स। इसी के अंदर ये देखें, ये आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये चीज़, यही चीज़ इसके अंदर क्या है जी, पोलोनियम है। क्या है जी, पोलोनियम। पोलोनियम है, पोलोनियम क्या है, बेसिकली आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्या है जी, रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये क्या खारिज करेगा, रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन खारिज करेगा जी, अल्फा रेज। कौन सी रेडिएशन खारिज करेगा, अल्फा रेज। तो ये देखें, ये आगे क्या खारिज करेगा जी, अल्फा रेज। अब इसकी जो अल्फा रेज है, यूँ समझ लें, इधर पहले ये है पोलोनियम, ये इधर भी अल्फा रेज खारिज कर सकता है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। ये देखें, ये हर जगह अल्फा रेज खारिज कर सकता है, इधर भी अल्फा रेज, इधर भी अल्फा। ये सारी आपके पास क्या है जी, अल्फा रेज।
अब हमें जो क्या करना है, हमने अल्फ़ा रेज को आगे स्ट्रेट मूव करवाना है। क्या मूव करवाना है जी? स्ट्रेट मूव करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी रेडिएशन पैदा हो रही हैं, इन रेडिएशन को, ताकि ये रेडिएशन बाहर एक्सपेल ना हो, इनको हमने क्या कर दिया जी, ये देखें, एक ग्रेफाइट के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो रेडिएशन ऊपर जाएगी, ये इधर देखें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये रेडिएशन इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये सारे की सारी रेडिएशन क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सारी की सारी रेडिएशन क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। बाकी भी रेडिएशन निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये भी रेडिएशन बाहर आएंगी। ये देखें, ये सारी रेडिएशन क्या आ रही है, बाहर आ रही है। और भी रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन जो है ना ये चारों तरफ से निकल रही है। ये देखें, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, रेडिएशन ने चारों तरफ जाना है। तो ये जो साइड वाली रेडिएशन है, ताकि ये साइड वाली रेडिएशन आगे क्या करे, इंटरेक्ट ना करे, उसके लिए फिर हमने क्या लिया, लेड का बॉक्स लिया। क्या लिया जी, लेड बॉक्स। लेड बॉक्स क्या करेगा, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा जी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेड बॉक्स क्या है जी, लेड बॉक्स, ये क्या कर लेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखें आगे फिर हमने क्या कर दिया, दो स्लिट्स लगा दिए। क्या लगा दिए जी, दो स्लिट्स लगा दिए। ये देखें, ये एक है, ये इसमें ये देखें, ये दूसरी स्लिट है। ठीक है, अब स्लिट्स क्या काम करेंगी, ये क्या है जी, स्लिट्स हैं। अब ये रेडिएशन जब इसमें से आएगी, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये रेडिएशन इसमें से ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये वाली रेडिएशन क्या करेगी, आगे मूव करेगी। ये देखें, ये रेडिएशन आगे क्या कर रही है, मूव कर रही है। पॉइंट समझ आ गया जी। पहले तो जो रेडिएशन थी इसके अंदर हमने क्या कर लिया है, ये देखें, इस लेड बॉक्स के अंदर हमने उस रेडिएशन को क्या कर लिया, ये देखें। सबसे पहले हमने क्या किया है जी, लेड बॉक्स की मदद से, किसकी मदद से, लेड बॉक्स की मदद से हमने रेडिएशन को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब करवा लिया। रेडिएशन को हमने क्या करवा दिया, एब्जॉर्ब करवा लिया। जो बाकी रेडिएशन बच गई हैं वो ये देखें, वो ये देखें क्या कर रही हैं, स्ट्रेट मूव कर रही हैं। क्या मूव कर रही हैं, स्ट्रेट मूव कर रही हैं। अब एक रेडिएशन तो नहीं, हमारे पास अब भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन है। अब हम चाहते हैं हमें बहुत ही कम मिकदार में रेडिएशन मिले, ज़्यादा रेडिएशन ना मिले। तो बाकी जो एक्स्ट्रा रेडिएशन थी वो हमने इन स्लिट्स की मदद से उनको क्या करवा लिया जी, एब्जॉर्ब करवा लिया। बाकी रेडिएशन को स्लिट्स की मदद से क्या करवा लिया जी, एब्जॉर्ब करवा लिया। मज़ीद जो रेडिएशन बाकी बच गई थी, ये देखें, वो ये वाली बाकी बच गई थी। ये देखें, ये जो स्ट्रेट मूव कर रही हैं, ये स्ट्रेट मूव कर रही है ना। अब हमने क्या किया है, इनके आगे हमने रख दिया जी गोल्ड फॉयल। ये देखें, हमने इसको क्या रख दिया जी, आगे इसके गोल्ड फॉयल को रख दिया। ये देखें, ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये गोल्ड फॉयल है, बहुत ही बारीक गोल्ड फॉयल है। ठीक है जी, ये जो हमने इसको रख दिया ना, ये क्या है, गोल्ड फॉयल। ये इस आरम इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आरम। इसी आरम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्ड। ये आपके पास क्या है जी, गोल्ड फॉयल है। इसकी थिकनेस कितनी है गोल्ड फॉयल की, ये देख लें, इसकी थिकनेस है जी 0.0004 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है जी, थिकनेस है, यानी बहुत ही बारीक, वेरी थिन। क्या है जी, बहुत ही बारीक गोल्ड फॉयल है, वेरी वेरी थिन, यानी ये आम आंख से भी नज़र नहीं आएगी। ये आपको ये जो गोल्ड फॉयल है ना, इतना हमने बारीक कर लिया, ये आपको शायद आम आंख से भी नज़र ना आए। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये अब आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल। अब ये देखें, इसके हमने फिर आगे किया क्या है, इसके पीछे हमने ये स्क्रीन लगा दिया। कौन सी स्क्रीन लगा दी, ये देख लें ज़रा, ये सर्कुलर स्क्रीन मैं इसमें क्या करूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। जिस तरह हमने क्या किया था कैथोड रेज में, ये चीज़ की थी, कैथोड रेज और एनोड रेज में। ये देखें, ये आपको सर्कुलर स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये सर्कुलर स्क्रीन क्या करेगी, बेसिकली हम इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं। किससे स्ट्राइक करवा रहे हैं, गोल्ड फॉयल से। किससे स्ट्राइक करवा रहे हैं जी, गोल्ड फॉयल से। ये देखें, ये स्क्रीन है, डार्क स्क्रीन है। ठीक है जी, ये देखें, ठीक है जी।
ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं जिंक सल्फाइड या इसको कहते हैं फ्लैशेस या फिर इसको क्या कहते हैं फ्लोरेसेंस स्क्रीन। क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस स्क्रीन। इस फ्लैशेस या फ्लोरेसेंस स्क्रीन से क्या मुराद है? जब भी कोई पार्टिकल, क्या है जी, कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी चीज़ हो, जब वो इस स्क्रीन से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, बदले में ये आपको क्या देगी? फ्लैशेस, चमक देगी। क्या देगी? ये आपको फ्लैशेस, चमक देगी। अब ज़रा आपने सवाल को समझना है, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्फा पार्टिकल हैं। क्या हैं जी? अल्फा पार्टिकल। ये भी अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये भी क्या है? वही अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम से, और आगे हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? +2। अब आप कहेंगे सर आपने इसके ऊपर +2 क्यों लगाया? अब फिलहाल आप जहन में ये रखें, हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, दूसरा हमारे पास कौन सी डिस्कवरी हुई है? प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। अब ये जरा देखिए, ये मेरे पास है हीलियम का एटम। किसका एटम है जी? हीलियम का। ये उसका है सेंट्रल पार्ट। अभी हमें नहीं पता कि वाकई में ऐसा है, हम सपोज कर रहे हैं। ये देखें, इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें न्यूट्रॉन का नहीं पता डिस्कवर हुए कि नहीं हुए। हमें ये भी फ़िलहाल नहीं पता कि ये जो प्रोटॉन है वाकई में एटम के ये सेंट्रल में या किसी और जगह में। इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। अभी फ़िलहाल आप जस्ट क्या कर लें? सपोज कर लें या इसको यूँ समझ लें, हमें कोई पता नहीं एटम किस तरह है। ये लेट्स सपोज एक एटम है। क्या है जी? एटम। किसका एटम है जी? हीलियम का एटम है। ये देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर प्रोटॉन भी मौजूद है। वो तो अब हमें पता चले ना कि उसके अंदर प्रोटॉन सेंट्रल पार्ट में। अब आप भी फिलहाल सपोज कर लें इसमें प्रोटॉन होंगे, कहाँ पर होंगे? सेंट्रल पार्ट में। अब इसमें से आप क्या करें? एक्सरेज क्या करें? इसमें से गुजारें। एक्सरेज क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेगा, ये इससे स्ट्राइक करेगा, ये इससे स्ट्राइक करेगा। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना दें कि बहुत ज़्यादा एटम है। अगर एक एटम हो, हीलियम का क्या हो? एक एटम, तो आप जानते हैं हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है। उसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बचे, और 2 उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्या है? प्रोटॉन है। ये देखें, ये सेंट्रल पार्ट है उसका। प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 2, ये उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी को ज़रा समझिएगा। ये इसमें से देखें, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हैं? एक्स रेज हैं। ये जो ही इसमें से स्ट्राइक करेंगे, ये अपनी एनर्जी इसको हीलियम को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये अपनी एनर्जी हीलियम को क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। बदले में ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके ऊपर हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? बाहर एक्सपेल कर जाएगा। तो यहाँ भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में न्यूट्रल कर रहा था, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा प्रोटॉन क्या कर रहा था? न्यूट्रल कर रहा था। अब जब आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो पीछे कौन सा प्रोटॉन बच जाएगा? प्रोटॉन। आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिया, पीछे दोबारा क्या बच जाएगा? 2 प्रोटॉन। तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये हीलियम ही है। क्या है? हीलियम है। लेकिन आपने इसमें से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो उसमें 2 प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये देखें, ये हमने उसके अंदर क्या किया जी? चेंजिंग किया। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल है। ये देखें, ये He+2 है। ये भी क्या है? He+2, और ये भी क्या है आपके पास? He+2। ठीक है जी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसमें ये He+2 क्यों लिया है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देख लें। फ़िलहाल इसको मैं इरेज कर लूँ। अब आपको पता तो चल गया ना, ये हमारे पास है क्या? ये हीलियम के न्यूक्लियाई है, अल्फ़ा पार्टिकल। ये भी क्या है जी? हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल। ये भी क्या आपके पास? हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फ़ा पार्टिकल। अब ज़रा देखिए, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं क्या हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और ये 2 प्रोटॉन पर मुश्तमिल हैं। किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? प्रोटॉन। और हम जानते हैं प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या होता है? हैवी होता है। क्या होता है? हैवी होता है। अब हमने उसमें से क्या किया? हाई एनर्जी उसमें से क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फैल में से टकराए हैं। अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फैल में से क्या किया? हमने टकराए हैं। अब ये समझ लें,
ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये समझ लें गोल्ड फॉयल है। क्या है जी? गोल्ड फॉयल, बहुत ही बारीक गोल्ड फॉयल है। ये हमारे पास क्या है जी? बहुत ही बारीक गोल्ड फॉयल है। अब ये समझ लें, ये जो मेरा आपको बोर्ड मार्कर नज़र आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा इसको ये ज़रूर समझ लें, ये जो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है? गोल्ड फॉयल है। और ये जो मैंने बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ है, ये क्या है आपके पास? अल्फ़ा पार्टिकल। क्या है जी? अल्फ़ा पार्टिकल। अब ये देखें, हमने हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल क्या किया? इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक किए, इस गोल्ड फॉयल से क्या किया? स्ट्राइक किए। ये देखें, ये ऐसे मूव कर रहे हैं हाई एनर्जी, ये देखें गोल्ड फॉयल से क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो गोल्ड फॉयल हमने लिया है, क्या लिया जी? गोल्ड फॉयल। इसके ऊपर ज़ाहरी तौर पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है जी? न्यूट्रल। कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। अब हम देखना क्या चाहते हैं? अब हम इसके अंदर लोकेशन देखना चाहते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और कहाँ पर क्या मौजूद होंगे? प्रोटॉन होंगे। ये देखें, ठीक है जी, ये हमारे पर गोल्ड फॉयल रखी हुई है। ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से क्या करेगा? ये ऐसे ज़ोर से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, लाइक अ बुलेट फायर होगा ये। ठीक है जी, समझ आ रहा है जी? तो इसमें ये जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल लिया है, क्या लिया है जी? अल्फ़ा पार्टिकल। ये बुलेट की तरह, गोले की तरह क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। किससे स्ट्राइक करेगा? वेरी वेरी थिन, एयू का मतलब गोल्ड फॉयल से। ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये क्या करेगा? बहुत ही बारीक सोने की जो आपके पास ये जो परत मौजूद है, ये इससे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा जी? स्ट्राइक करेगा। अब ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इस तरह स्पीड से आ रहे जैसे गोली आ रही हो, और ये आगे ये जो गोल्ड फॉयल रखी हुई, ये बहुत ही बारीक गोल्ड फॉयल है। होना क्या चाहिए? असूलन इस गोली को, इस अल्फा पार्टिकल को, इसके क्या हो जाना चाहिए? आर पार हो जाना चाहिए। इसके क्या हो जाना चाहिए? आर पार हो जाना चाहिए। अब आप रिजल्ट को देखेगा जो काफ़ी हैरान कुन थे। जो ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल, ये देखें, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास गोल्ड फॉयल है, जो ही उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल ये बुलेट की शक्ल में इसके क्या किया? स्ट्राइक किया। हालांकि ये जितना ज़ोर से इसमें स्ट्राइक कर रहा है, ये इतना बारीक चीज़ है कि ये इसके क्या हो जाने चाहिए? आर पार हो जाने चाहिए। ये इसके क्या हो जाने चाहिए? आर पार हो जाने चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद वापस मुड़ा है। ये देखें, ये ऐसे इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद ये देखें, यूँ समझ लें ये गोली वापस मुड़ आई। गोली क्या मुड़ी? वापस मुड़ आई। इसकी एक छोटी सी मिसाल यूँ है कि ये एक लाइक का टिश्यू पेपर है। ये एक क्या है? एक टिश्यू पेपर की तरह है, और इसके आप इसमें से आर पार क्या कर रहे हैं? आके पत्थर ले रहे हैं, और ये पत्थर को इस टिश्यू पेपर में से क्या करें? क्रॉस कर रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए, पत्थर बहुत भारी होता है, जब आप उसको टिश्यू पेपर में क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। जो ही ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज क्या है? ये टिश्यू पेपर है, और ये हमारे पास एक पत्थर है। जो ही ये पत्थर इस टिश्यू पेपर से क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। टिश्यू पेपर बहुत ही बारीक होता है, तो ये तो पत्थर उसके आर पार हो जाना चाहिए, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो पत्थर, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, ये क्या थे? अल्फ़ा पार्टिकल थे। यही अल्फ़ा पार्टिकल इससे गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से क्या है? वापस भी मुड़ा है। ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, जो ही ये उसके सेंटर में आया, सेंटर में आने के बाद ये दोबारा क्या हो गया? वापस आ गया। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या थे? ये आपको बीच में मेरी ये स्पेसेस नज़र आ रही होंगी हाथ में। अब हमें नहीं पता कि वाकई उसमें स्पेसेस हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हैं? ये उसके, ये देखें, ये कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हैं? ये उसके आर पार हो गए। ये बिल्कुल ऐसे आर पार हो गए। ये आर पार, ये आर पार, ये इसके क्या हो गए? आर पार। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे इसके साथ है और वापस मुड़ा है। उनको हैरान की बात क्या लगी कि इतनी एक गोली की तरह जो अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वो एक बारीक सोने की परत से टकराने के बाद वापस क्यों मुड़ा है? ये हैरान कुन उसके क्या थे? नतीजे थे। अब इसी के ऊपर उन्होंने क्या आगे सारे एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। होपफुली आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। अब ये देखें, फिर हम इसमें मज़ीद भी इसको डायग्राम में बड़ा करके इसको दिखा देंगे। ठीक है जी, ये देखें, कुछ तो अल्फ़ा पार्टिकल उसके से क्या हो गए? आर पार हो गए। ये देखें, कुछ उसमें से टकराने के बाद ये देखें पीछे ये टकरा रहे हैं, कुछ बिल्कुल वापस मुड़ा है। ये नज़र आ रहे हैं ना? ये देखें, ये वापस मुड़ा है। ये अल्फ़ा पार्टिकल ये टकराने के बाद क्या हो गया? दोबारा वापस मुड़ा है। ये वापस क्यों मुड़ गए? सवाल ये है।
यानी ये एक गोली है, जो एक गोली आगे किसी चीज़ से टकरा रही है वो तो उसके आर पार हो जाए। या सिंपली समझ लें एक टिश्यू पेपर में से एक बड़ी गोली को आप क्या करें, क्रॉस करें, तो गोली जिस स्पीड से आ रही है वो तो टिश्यू पेपर के आर पार हो जाए। वो फिर इस टिश्यू पेपर यानी गोल्ड फॉयल से अल्फ़ा पार्टिकल जिसका आप बुलेट कह रहे हो वो टकराने के बाद वापस क्यों आ रही है, ये हमारे पास क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग। इसको हमने समझना है। कुछ थे, कुछ इस तरह भी वापस आ गए, कुछ इस तरह भी क्या आ गए, वापस आ गए। ये देखें अल्फ़ा पार्टिकल के आगे वापस आ गया। अब आप कह सकते हैं सर हमें कैसे पता चला कि वाकई में वो इसमें से टकराने के बाद कुछ वापस आ गए, कुछ वापस मुड़ गए। ये हमने इसमें से क्या की, ये मूव कर रही है। ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, क्या है जी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने लगाई है पीछे। क्या लगाई है जी, स्क्रीन लगाई है। ये याद रखिएगा ये रोटेशन भी शो करती है। क्या शो करती है, रोटेशन। अब आप इसको समझिएगा कैसे, ठीक है जी। इसको समझ लें, ये क्या है आपके पास, गोल्ड फॉयल। क्या है जी, गोल्ड फॉयल। ये आपके पास क्या नज़र आ रही है जी, गोल्ड फॉयल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़र आ रहा होगा ये सारा कुछ। ये है गोल्ड फॉयल और पीछे ये जो मेरा हाथ नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये क्या है, गोल्ड फॉयल। क्या है, गोल्ड फॉयल। ये मेरा हाथ है। ये मेरा जो हाथ है ना, इसको आप समझ लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ये देखें, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसे क्या कर रही है, इसके इर्द गिर्द घूम रही है। क्या कर रही है, घूम रही है। ये देखें, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसमें से क्या कर रही है, इर्द गिर्द घूम रही है। अब ज़रा समझिएगा सवाल को, हुआ क्या है। ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। अब इसको ज़रा समझ लिया। ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉयल। क्या है, गोल्ड फॉयल। और ये मेरे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल। ये अल्फ़ा पार्टिकल ये इधर आ रहा है, टकरा रहा है। ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके साथ टकरा रहा है ना। और पीछे ये वाला जो मेरा हाथ है, ये इसके स्क्रीन है। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। अब जब अल्फ़ा पार्टिकल इसके साथ टकराएगा, ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके साथ टकरा रहा है। जब ये टकरा रहा है ना, तो इसके पीछे ये जो स्क्रीन है, इसको हमने स्टिल कर दिया, रोक दिया है। क्या कर दिया, रोक दिया। जो ही अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से टकराएगा, अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से टकराएगा, ये स्क्रीन दोबारा जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसे इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। क्यों घूमना शुरू हो जाएगी, हम ये देखना चाहते थे अगर अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराने के बाद दोबारा वापस आ जाएगा, कि ये अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराने के बाद क्या करेगा, अगर दोबारा वापस आ जाएगा, तो जो ही ये स्क्रीन घूम रही है, जब ये स्क्रीन आगे की तरफ आएगी, ये स्क्रीन क्या आएगी, आगे की तरफ आएगी, तो अल्फ़ा पार्टिकल यूँ पीछे की तरफ अगर मूव करे, लेट्स सपोज, तो ये स्क्रीन से टकराएगा। जो ही ये स्क्रीन से अब इस तरफ टकराएगा, तो उसमें क्या पैदा होगी, चमक पैदा होगी। इससे ये नतीजा निकलेगा कि अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराने के बाद वापस मोड़ आया। क्यों, क्योंकि स्क्रीन जो ही इसके आगे आएगी ना, अल्फ़ा पार्टिकल भी इसके क्या आ जाएगा, आगे आएगा ना, तो जब वो इस स्क्रीन से टकराएगा तो वहाँ चमक पैदा करेगा। इसी तरह ये स्क्रीन साइड पे जाएगी, तब भी अल्फ़ा पार्टिकल अगर इसमें से स्ट्राइक होने के बाद पीछे वापस मुड़ आता है, तब भी वो स्क्रीन से टकराएगा। अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल जैसे स्ट्रेट आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट आए और आगे भी ऐसे स्ट्रेट निकल है, स्क्रीन पीछे वो भी तो है, क्योंकि वो भी तेज़ी से घूम रही है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है। जितना तेज़ी से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, वो स्क्रीन भी इतना तेज़ी से क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ताकि जहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल चाहे जिस पोजीशन में भी जाए, चाहे इधर है, चाहे इस साइड पे है, चाहे इस साइड पे है, चाहे इस साइड पे है, किसी भी साइड पे अल्फ़ा पार्टिकल जाए, वो स्क्रीन उसके रास्ते में आ जाए और वो अल्फ़ा पार्टिकल उस स्क्रीन से टकराए। जो ही वो उस स्क्रीन से टकराएगा जिंक सल्फाइड से, तो वहाँ पर वो चमक पैदा करेगा। इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह से इसके आर पार हुआ है। आया कि वो इसमें से स्ट्रेट चला गया, उसके लेफ़्ट पे चला गया, राइट पे चला गया, या दोबारा वो वापस भी मोड़ आया। बेसिकली जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगी ना, वो हर तरह की ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। अल्फ़ा पार्टिकल ये देखें, बिल्कुल जिस तरह स्ट्रेट आ रहा था ना, वो स्ट्रेट भी मिलेगा आपको। ये देखें, उसमें से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल आपको इधर भी मिलेंगे, कुछ इस साइड पे भी मिलेंगे, कुछ दोबारा इधर रिफ्लेक्ट होते हुए भी मिलेंगे। ये देखें, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल तो बिल्कुल ही वापस क्या कर रहेंगे, टर्न बैक कर रहेंगे। क्या करेंगे जी, टर्न बैक कर रहेंगे। अब इसी को हम दोबारा भी इसी डायग्राम को इधर बनाते हैं, इसको फिर मैं मज़ीद भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या सपोज किया था इसमें से। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। मज़ीद भी हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज पोलोनियम है। क्या है जी, पोलोनियम है। ये आगे इसको हमने किस चीज़ के अंदर बंद कर दिया जी, लेड ब्लॉक में।
अब इसमें से हमने क्या किए, अल्फ़ा पार्टिकल निकाले हैं। क्या निकाले हैं जी, अल्फ़ा पार्टिकल निकाले हैं। क्या निकाले, वैसे तो अल्फ़ा पार्टिकल इधर भी जा रही हैं, इधर भी हर तरफ से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल इधर मूव कर रहे थे ये इस साइड पे, इन सबको किसने रोक लिया, लेड ब्लॉक ने। किसने रोक लिया जी, लेड ब्लॉक ने। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये देखें, ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहा है, आपके पास मूव कर रहा है, ये देखें। तो रास्ते में हमने इसमें क्या लगा दी थी, स्लिट्स लगा दी थी। क्या लगा दी थी जी, स्लिट्स लगा दी थी, ये देखें, ताकि अल्फ़ा पार्टिकल, अब ये देखें, ये भी तो अल्फ़ा पार्टिकल है, ये भी स्ट्रेट मूव कर रहा है, ये भी क्या है अल्फ़ा पार्टिकल, ये भी क्या करेगा, पूरे उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल क्या आ रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अब इसके आर पर वही अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे ना जो सेंटर वाले होंगे, ये देखें। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना पोलोनियम को कहें कि हमें सिर्फ 4 अल्फ़ा पार्टिकल चाहिए तो तुम सिर्फ 4 अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करो, वो तो अपनी मर्ज़ी से रेडिएशन खारिज करेगी ना। अब हमें जिस मिकदार में रेडिएशन चाहिए, हमें चाहिए कम मिकदार में रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसके लिए फिर जो बाकी रेडिएशन खारिज हो रहे हैं ताकि आगे वो मूव ना करें, उसके लिए तो पहले तो हमने उसको लेड ब्लॉक में बंद कर दिया। कुछ रेडिएशन तो इधर ही स्टॉप हो जाएंगी, बाकी रेडिएशन इन स्लिट से टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। अब बहुत ही, ये देखें, बहुत ही कम मिकदार में ये रेडिएशन आपको मिलेंगी, ये देखें, ये आगे जा रही हैं। आगे हमने इसके क्या रख दिया, गोल्ड फॉयल को रख दिया। किसको रख दिया है जी, गोल्ड फॉयल को। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके बना रहा हूँ, डार्क करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए ये स्लिट नहीं है, ये आपके पास क्या है जी, गोल्ड फॉयल। क्या है जी, गोल्ड फॉयल। ये देखें, अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से टकरा है। अब अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराया है, अभी फ़िलहाल हमने इसमें कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की। फ़िलहाल समझ लें इसके ऊपर जिंक सल्फाइड स्क्रीन कुछ भी हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। अब हम ये देखना चाहते हैं ये टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ गया है। अल्फ़ा पार्टिकल ये क्या है आपके पास, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है जी, अल्फ़ा पार्टिकल। ये देखें, ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं, ये देखें, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से, किससे जी, गोल्ड, सॉरी, किससे टकराने के बाद, गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद कहाँ जा रहे हैं। जो ही ये गोल्ड फॉयल से टकराएंगे, किससे, गोल्ड फॉयल से टकराएंगे, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ये देखें, ये सर्कुलेटिंग या रोटेशनल जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा देंगे। ये देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है जी स्क्रीन। अब ये चारों तरफ क्या कर रही है, इस तरह घूम रही है। ये देखें, ये इस तरह चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। ये स्क्रीन चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। ये देखने के लिए कि अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकराने के बाद हो सकता है इस साइड पे आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, इस साइड पे आ जाए, दोबारा इधर आ जाए, दोबारा इधर आ जाए, या इससे टकराने के बाद वापस भी तो जा सकता है ना। इससे टकराने के बाद वापस भी तो जा सकता है। ये देखें जी, और हुआ भी ऐसे ही है, कुछ इधर टकरा रहे हैं, कुछ इधर टकरा रहे हैं, कुछ इस साइड पे। ये देखें, और जब स्क्रीन इनके फ्रंट में आ जाएगी तो ये लेट्स सपोज स्क्रीन इधर आ जाए, कुछ इधर भी तो टकराएंगे, स्क्रीन के आगे वापस आ गया। अब ये देखें, हम सपोज कर रहे हैं कि हुआ क्या होगा, हुआ कुछ यूं होगा, ये है आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल। क्या है जी, अल्फ़ा पार्टिकल। अब इसमें हैरानकुन बात क्या थी, हैरानकुन बात ये थी कि इतने हैवी अल्फ़ा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल से टकरा रहे हैं तो ये वापस क्यों आ गए। ये यूं समझ लें एक गोली टिश्यू पेपर से टकराने के बाद वापस आ रही है, जो काफ़ी हैरानकुन बात है। इस चीज़ को हमने समझना है, ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको अपने बाप समझना है। ये देखें, लेट्स सपोज इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, ये गोल्ड के एटम मौजूद हैं। गोल्ड फॉयल के क्या हैं जी, एटम। ठीक है जी, ये देखें, अब हमने इनको तरतीब से रख दिया है ना जी।
ये देखें, ये एक तरतीब से मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरह इसमें भी गोल्ड, ये देखें बहुत ही बारीक गोल्ड के एटम है। अब हमें नहीं पता इसमें वाकई में ये तब्दीली हुई है कि ये तब्दीली नहीं हुई। अल्फ़ा पार्टिकल ये देखें इसमें से टकराएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैं अल्फ़ा पार्टिकल भी। ये देखें ये सारे क्या हैं आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल हैं। अब हुआ क्या होगा, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से ये देखें, अब ये देखें इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन। ये देखें अभी हमें पता नहीं है कि इसमें वाकई में ऐसा है, अभी हम इसमें एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करेंगे वाकई में ऐसा हुआ होगा। ये सारे के सारे मैंने उसमें क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्या बना दिए जी, इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये देखें ये उसमें मैंने क्या बना दिए, इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है जी, हमें तो अब नहीं पता ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट से अभी प्रूफ होने वाला है ये वाकई में ऐसे ही मौजूद है। न्यूक्लियस क्या है, ये बाकी सारी चीज़ें अब इधर प्रूफ होने जा रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। ये यूँ समझ लें एटम के अंदर ना रेवोल्यूशन ले आया ये एटम के स्ट्रक्चर के अंदर। अगर कोई आपको कहे कि आपने वाकई में एटम का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया तो आप आंसर दे सकते हैं यस, रदरफोर्ड की आप एग्जांपल दे दें। अब हुआ क्या है ये ज़रा देख लें। अगर इसमें पूरे एटम लेने की वजह मैं एक एटम ले लूँ, ये देखें ये क्या है इसमें, सॉरी इसमें हम ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास है न्यूक्लियस और ये उसके इर्द गिर्द का ये वाला पार्ट है। ये देखें अब ये उसमें क्या आ रहे हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई आ रहे हैं +2। ये इसमें से क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये देखें हीलियम के न्यूक्लियाई इसमें से भी क्या हो रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये देखें अब हुआ क्या था, जो ही हीलियम के न्यूक्लियाई इधर मूव करते हुए, ये देखें ये इधर मूव कर रहे हैं ना, जब ये एटम के सेंटर में से पहुंचे होंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, हीलियम के ऊपर, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, जब ये एटम के सेंटर में से गए होंगे, किसमें से गए हैं, एटम के सेंटर में से, तो ये फौरन वापस आ गए थे। ये देखें ये फौरन क्या आ गए जी, वापस आ गए। ये देखें किसी भी साइड पे ये वापस आ सकते हैं। ये हीलियम न्यूक्लियाई वापस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियाई एटम के सेंटर में से टकराने के बाद क्या आ रहे हैं जी, वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, आगे जब ये एटम के सेंटर में गया है, किस में गया, एटम के सेंटर में गया, वहाँ पर ऑलरेडी उस एटम के सारे पॉजिटिव चार्ज मौजूद थे। अब ये देखें हीलियम के अंदर सिर्फ कितने पॉजिटिव चार्ज थे, 2 पॉजिटिव चार्ज। और वो जो एटम है, अब एटम हमने कौन सा लिया हुआ है, गोल्ड का। एटम हमने कौन सा लिया हुआ है जी, गोल्ड का लिया हुआ है। आई थिंक गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। कितना होता है, 79। कंफर्म नहीं है मुझे, ये आप बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक 79 है। इसका मतलब उसमें 79 इलेक्ट्रॉन थे, 79 क्या थे, प्रोटॉन। अब ज़रा इसको समझ लीजिए, 79 क्या थे जी, प्रोटॉन्स थे। हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की शक्ल में, किस चीज़ की शक्ल में, अल्फ़ा पार्टिकल की शक्ल में तो खाली कितने प्रोटॉन्स थे, 2 प्रोटॉन्स थे। अब ये 2 प्रोटॉन्स बेसिकली कितने प्रोटॉन से टकरा रहे थे, 79 प्रोटॉन से टकरा रहे थे। 2 प्रोटॉन्स आगे किस में से टकरा रहे हैं, 79 प्रोटॉन में से टकरा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है। रदरफोर्ड साहब ने ये समझा हुआ था कि जिस तरह आपको जे थॉमसन ने क्या देखा, ये जो एटम है ना, वो पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल है। यानी जिस तरह उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह बिखरे पड़े हैं ना, प्रोटॉन भी इसी तरह उसमें हर जगह बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से एटम क्या है, सख्त है। यानी ये जो प्रोटॉन है ना, किसी एक जगह फिक्स्ड नहीं है,
इसी वजह से उसने कहा था मैं जो ही इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। ये देखें अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। एक प्रोटॉन इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये हर जगह प्रोटॉन बिखरे पड़े होंगे। अल्फ़ा पार्टिकल जो ही इसमें से स्ट्राइक करेंगे, अब एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन होंगे। अब ये इतनी स्पीड से आ रहे थे, उसने कहा था ये उसके क्या हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। अगर ये उसके सारे के सारे अल्फ़ा पार्टिकल आर पार हो जाते, इसका मतलब इनको रोकने वाला कोई नहीं है, सारे के सारे प्रोटॉन बिखरे पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली जो ही ये अल्फ़ा पार्टिकल एटम के सेंटर में से गया, फिर फ़ौरन क्या आ गए, वापस आ गए। क्यों वापस आ गए? क्योंकि ये जो आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल है, या यूँ समझ लें ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल। इसमें जितने भी प्रोटॉन थे वो सिर्फ उसके सेंटर में मौजूद थे। इसी वजह से जो ही ये देखें, ये है अल्फ़ा पार्टिकल, वो जब इसमें से गुजरा है, इधर कोई प्रोटॉन नहीं थे, ये उसके आर पार हो गए। वो उसके इस साइड में आए हैं, इधर भी कोई प्रोटॉन नहीं थे, वो उसके क्या हो गए, आर पार हो गए। जो ही वो उसके सेंटर में आए हैं, ये देखें ये अल्फ़ा पार्टिकल हैं, ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल। ये देखें ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे, जो ही वो उसके सेंटर में है, कहाँ पर है, सेंटर में, इनके ऊपर क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल, दो प्रोटॉन है। अब ये भी क्या है कि हैवी एटम है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 79 प्रोटॉन। हम ये गलती कर रहे थे, हमने कहा था कि 79 के 79 प्रोटॉन पूरे एटम में बिखरे पड़े हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, जो ही वो दो प्रोटॉन आ रहे हैं, उनको तो नहीं पता था कि सारे के सारे प्रोटॉन एक ही जगह क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो दो प्रोटॉन आएंगे आगे सेंटर में, उसको कितने प्रोटॉन मिल गए, 79। तो 79 प्रोटॉन से जब दो प्रोटॉन टकराएंगे, ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है आपको भी पता चल गया होगा कि जब इतने ज़्यादा प्रोटॉन दो प्रोटॉन से टकराएंगे, तो दो प्रोटॉन में तो इतना पावर नहीं है, 79 प्रोटॉन में पावर क्या थी, ज़्यादा। इसी वजह से जो ही वो सेंटर में से गए, फ़ौरन वापस आ गए। इससे ये साबित हुआ कि एटम के सेंटर में कोई भारी चीज़ मौजूद है। एटम के सेंटर में कोई डेंस चीज़, डेंस का मतलब क्या है, जो जगह कम घेर रही है लेकिन मिकदार में ज़्यादा है। भारी चीज़ किसको कहते हैं, जो वॉल्यूम कम हो, जिसकी जगह घेरने की सलाहियत कम हो लेकिन उसका वज़न क्या हो, ज़्यादा हो। यानी इसके अंदर ये जो 79 प्रोटॉन्स हैं, वो हर जगह बिखरे हुए नहीं हैं, एक ही जगह फिक्स्ड हैं। इट मीन्स वो कम जगह घेर रहे हैं, लेकिन हैं कितने, 79, तादाद में ज़्यादा हैं। दिखने में कम है वो जगह, लेकिन वो चीज़ मिकदार में क्या है, ज़्यादा है। जब कोई चीज़ इस तरह की, उसको हम कहते हैं डेंस। इसका मतलब एटम के दरमियान में कोई भारी चीज़ मौजूद है। एटम के दरमियान में क्या मौजूद है, कोई भारी चीज़ मौजूद है। और उस भारी चीज़ में सारे के सारे कौन से पार्टिकल मौजूद हैं, पॉजिटिव पार्टिकल। यही वजह है जब ये पॉजिटिव पार्टिकल उस भारी चीज़ वाले पॉजिटिव पार्टिकल से टकराए तो वो वापस आ गए। इससे फिर ये नतीजा निकला कि एटम का ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, यही इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। एटम का जो दरमियान वाला हिस्सा है, प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं, इसी दरमियान में होते हैं। क्योंकि जब वो दरमियान में से ये अल्फ़ा पार्टिकल टकराए तब वो वापस आ रहे थे। अदरवाइज़ क्या था, जब वो इसमें से गुजरेंगे, ये देखें आर पार हो जाएंगे। जब जो ही अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से गुजरेंगे, ये वापस आ जाएंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोटॉन थे। जब वो अल्फ़ा पार्टिकल में सिर्फ कितने प्रोटॉन है, 2। ये कितने प्रोटॉन थे बच्चे, 79। तो 79 प्रोटॉन जब दो प्रोटॉन से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। इसमें भी ऐसे होगा, ये देखें। अब कुछ इसके आर पार हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, इसके आर पार। ये देखें अब बीच में, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन। अभी हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इधर से भी गुजरेंगे, ये आर पार हो जाएगा। अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इसकी जानब आएंगे, ये देखें इसकी जानब। इलेक्ट्रॉन उनको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह हो सकता है इनके रास्ते में इधर इलेक्ट्रॉन ना हो, ये अल्फ़ा पार्टिकल इधर मूव कर रहे रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, तेज़ी से मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन ये वहाँ पर आकर स्टॉप नहीं कर जाएंगे, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसके नतीजे में ये आगे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये देखें कुछ आर पार हो गया, कुछ क्या हो गया, इसमें से डिफ्लेक्ट हो गया। हुआ क्या फिर, ये देखें कुछ इसमें से क्या हो गया, आर पार हो गए, कुछ इसमें से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट। ये नज़र आ रहा है, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ क्या चले गया, बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ये देखें ये उसमें से बाकी क्या हो गया जी, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी कि हुआ क्या था। अब इसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उन्होंने क्या निकाले,
3 तरह की उनको क्या मिली ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन? 3 तरह की ऑब्जर्वेशन। अब वो 3 ऑब्जर्वेशन देख लें वो क्या थी। होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा कि उन्होंने किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ठीक है जी, किस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया, परफॉर्म किया, ये तो आपको पता चल गया है ना। अब हम इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन। ये देखिए अब ऑब्जर्व कि उनको क्या चीज़ें पता चली। तो पहली ऑब्जर्वेशन देख लें, ये ऑब्जर्वेशन नंबर है 1। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड। इससे क्या मुराद है कि ये देखें, अब हमें ये तो पता चल गया दरमियान वाला एटम का हिस्सा क्या है, काफ़ी डेंस है। ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, मूव कर रहे हैं। ये देखें, कुछ तो अल्फा पार्टिकल उसमें से क्या हो गए, वापस आ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या आ गए जी, उसमें से वापस आ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल इसमें से टकराने के बाद ये इस तरफ मुड़ गए। ये देखें, कुछ इस तरह आ गए, कुछ इस तरह क्या है, वापस मुड़े। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे जी, अनडिफ्लेक्टेड। ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड। या अनडिफ्लेक्टेड की वजह आप क्या कहेंगे, स्ट्रेट। क्या कहेंगे जी, स्ट्रेट। उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल से वो क्या थे, स्ट्रेट थे। क्या थे जी, स्ट्रेट। वो ज़्यादातर क्या हो गए, जैसे आ रहे थे वैसे के वैसे आगे मूव कर गए। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। कुछ उसमें से जो अल्फा पार्टिकल थे, ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ा, ये भी इधर क्या है, वापस मुड़ गए। ये देखें, बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल ये अल्फा पार्टिकल की उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये देखें, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज है। रास्ते में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। जो ही अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, ये अल्फा पार्टिकल भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ होगी, अट्रैक्शन होगी। क्या हो गया, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। उन्होंने कहा था फिर सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल ऑलमोस्ट 90 के डिग्री। कितना थे, ऑलमोस्ट 0 या 0 इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री तक वो क्या हो गए, उसमें से डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने ये नतीजा निकाला। वरना उनको तो डिफ्लेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन से भारी है। कितना भारी है, अभी आपने पढ़ा हुआ है, जो एक प्रोटॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है। किस चीज़ की निस्बत, इलेक्ट्रॉन की निस्बत। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, इतना ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन। तो इतना भारी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, वो अब इलेक्ट्रॉन उसको कैप्चर थोड़ी कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि थोड़ा बहुत प्रोटॉन का रास्ता ज़रूर मुड़ जाएगा। कि जो ही वो मूव कर रहा है, ये देखें, जो उसमें से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये देखिए, ये उसमें से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है। इसके भी आप किनारों के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, किनारों में, वैसे तो बहुत ज़्यादा गैप है, किनारों के ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। वो इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करेंगे। सेंटर में जब अल्फा पार्टिकल आए थे, वो वापस मोड़ आए, क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन थे, उन्होंने उनको क्या कर दिया, वापस धकेल दिया, रिपेल कर दिया, क्योंकि वो एक ही जगह इकट्ठे थे। अब इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, एक ही जगह नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, शेल या सब शेल कहते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन उन शेल के रास्तों से टकराया है, तो उन इलेक्ट्रॉन ने इन अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या किया, कोशिश किया, जिसकी वजह से उनका रास्ता, ये देखें, ये ऐसे स्ट्रेट आ रहे थे। क्या कर रहे थे, स्ट्रेट आ रहे थे। आगे ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ये क्या हो गया, उसमें से थोड़ा सा
डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों डिफ्लेक्ट हो गया? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या पैदा हो रही है? अट्रैक्शन पैदा हो रही है। इससे फिर ये नतीजा निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम के सेंट्रल पार्ट में, ये एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे तो यही नतीजा निकलता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे अब ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया। दूसरा देखें, ए वेरी फ्यू, क्या हम कह रहे हैं? ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कितना? 1/20,000, यानी अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हो, कितने जा रहे हो? समझिए ज़रा इसको। ये गोल्ड है, ये क्या है आपके पास? गोल्ड है। इसमें से ये देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल ये हमारे पास गोल्ड है। ये कितने अल्फा पार्टिकल हैं? 20,000। आप सपोज कर लें ये मेरे पास है गोल्ड फैल, उसका एटम, ये उसका कौन सा पार्ट है? ये देखें, इसको मैंने जहाँ से पकड़ा हुआ है, ये इसको मैंने कहाँ से पकड़ा हुआ है? सेंटर से। ये क्या? अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे टकराएगा, कितने अल्फा पार्टिकल? 20,000 अल्फा पार्टिकल है। अब जब उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 20,000 अल्फा, ये मेरा हाथ समझ लें अल्फा पार्टिकल, ये 20,000 अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इस गोल्ड के एक एटम से, गोल्ड के एक एटम से क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं ऐसे। तो 20,000 एटम ऐसे गोल्ड में से क्या करें? स्ट्राइक कर रहे हैं। तो 20,000 में से सिर्फ एक प्रोटॉन के, या दूसरे लफ्ज़ में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल के वापस आने के चांसेस हैं, बस। ऐसा क्यों है? इससे ये नतीजा निकला कि पूरे के पूरे जो 20,000 अल्फा पार्टिकल आगे जा रहे थे उनके रास्ते में प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन सिर्फ बहुत ही एक छोटे से स्मॉल एरिया में मौजूद है, वेरी 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 स्मॉल। यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल में से भी सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल उसमें से क्या हुआ? वापस टकराने के बाद वापस मुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ही छोटा है। आगे हम इसमें समझेंगे भी सही वो कितना छोटा है, लेकिन उस छोटे से पार्ट में प्रोटॉन इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पीछे धकेल लिया, लेकिन वो जगह ज़्यादा नहीं घेर रहे। अगर ये जगह ज़्यादा घेर रहे होते तो 20,000 में से कोई 10, कोई 20, कोई 30, 40 या कोई 500, 600 तो अल्फा पार्टिकल टकराते। सिर्फ एक पार्टिकल टकराए, वो जगह इतनी छोटी है। इसको यूँ समझ लें, इस गोल्ड फॉयल को मैं समझ लूँ फुटबॉल का स्टेडियम। क्या है? फुटबॉल का स्टेडियम। उस फुटबॉल के स्टेडियम में ये जो सेंट्रल पार्ट है, एक बड़ा सा फुटबॉल का स्टेडियम, उसको समझ लें एटम है। उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें एक छोटा सा मार्बल रख दें। उसमें आप छोटा सा क्या रख दें जी? मार्बल रख दें, जिससे वो छोटे बच्चे खेलते भी हैं। बारीक सा होता है मार्बल, ठीक। बड़ा सा फुटबॉल का मैदान हो, छोटा सा उसमें क्या रख दें? मार्बल रख दें। वो बड़ा सा जो मैदान है ना फुटबॉल का, उसको समझ लें एटम है। वो क्या है जी? एटम है। फुटबॉल के मैदान में जो हम उसमें स्टेजेस, वो जो सीढ़ियाँ लगा देते हैं, वो सीढ़ियाँ, वो स्टेजेस समझ लें वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की जगह है। बाकी तो बीच में जगह खाली है ना, बीच में जगह खाली है। तो फिर क्या है, वो जो सेंट्रल, वो जो अगर उसके बीच में से मार्बल रख दें, वो मार्बल क्या होगा? एक एटम का न्यूक्लियस होगा। यानी न्यूक्लियस इतना छोटा है। अगर एक बड़ा फुटबॉल के मैदान को आप एटम समझेंगे ना, तो उसमें उसके सेंटर में जो आप मार्बल पुट करेंगे, उस मार्बल का वो जो साइज़ है वो बेसिकली एटम की न्यूक्लियस के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि एटम का न्यूक्लियस कितना स्मॉल है, लेकिन वो छोटा सा मार्बल, वो छोटा सा साइज इतना हैवी है कि उसने अपने सारे प्रोटॉन को अपने अंदर समोया हुआ है। जो ही उसमें से कोई और चीज़ टकराएगी वो उसको क्या कर देंगे? वापस रिपेल कर देंगे। तो उसके जो फुटबॉल के स्टेडियम के इर्द गिर्द जो हमने सीढ़ियाँ वगैरह ली थी, वो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की जगह है। तो उसमें से जब अल्फा पार्टिकल आएंगे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रीबाउंडेड। इधर मैं लफ्ज़ क्या लिख रहा हूँ? वर रीबाउंडेड। रीबाउंडेड का मतलब क्या है? कि वो टकराने के बाद वापस आ गए। टकराने के बाद वापस आ जाना, उसको हम क्या नाम देंगे जी? रीबाउंडेड। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल क्या टकराने के बाद वापस आ गए।
तो इनकी ये जो डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन को हम कहेंगे लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? यानी ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। कितना एंगल इसमें बन रहा है? 0 और लेस देन 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा था इसमें? ऑलमोस्ट 180 डिग्री। ये काफ़ी ज़्यादा एंगल उसमें क्या कर रहे हैं? बन रहा है। देखें ना, उस वाले केस में एंगल कितना बन रहा है जी? 90, ये स्मॉल है। इस वाले केस में कितना बन रहा है? 180। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हुई इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने क्या किए हैं? ऑब्जर्व किए हैं। अब हम इसके क्या देखने चाहते हैं आगे? नतीजे, कंक्लूजन्स। ऑब्जर्वेशन के बाद हम कहाँ पर आएंगे जी? कंक्लूजन में। कंक्लूजन में भी हम देख लेते हैं कि क्या हम नतीजा मिला। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर है ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन बहुत ही इजी है। अब हम इसमें क्या आ रहे हैं जी? कंक्लूजन में आ रहे हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट जा रहे थे। वो क्या जा रहे थे जी? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है? एटम का जो मोस्ट वॉल्यूम है वो क्या है? एम्प्टी है, खाली है। एम्प्टी से मुराद है नो इलेक्ट्रॉन एंड नो प्रोटॉन और नो सबएटॉमिक पार्टिकल और नो सबएटॉमिक पार्टिकल। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्योंकि एटम में से क्या हो गए थे? तो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो डिफ्लेक्शन होती, अगर प्रोटॉन होते तो वापस मुड़ जाते, ऐसी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड मूव कर गए। इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है जी? खाली है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। कितना खाली है? 99% उसमें अंदर क्या होती है? स्पेस होती है। दूसरी ऑब्जर्वेशन देख लें। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल शो डिफ्लेक्शन, शो डिफ्लेक्शन। जब अल्फा पार्टिकल आगे क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, तो उनके रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या की? कोशिश की, लेकिन वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। वजह क्योंकि प्रोटॉन हैवी हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है? प्रोटॉन मीन अल्फा पार्टिकल, वो प्रोटॉन ही थे, वो हैवी हैं। और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? लाइट होता है। और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर मौजूद नहीं है, वो मुख्तलिफ जगहों में बिखरे हुए हैं, जिनको हमने आगे शेल का नाम देना, उसको भी हम समझेंगे। इससे फिर ये नतीजा निकला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहे होते हैं? एटम के सराउंडिंग में, एटम के क्या होते हैं? सराउंडिंग में होते हैं, और वहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। इसी वजह से जब अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल उन इलेक्ट्रॉन से मिले तो उनमें क्या पैदा हुई? अट्रैक्शन। क्या पैदा हुई जी? अट्रैक्शन, जिसकी वजह से उसके अंदर आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? डिफ्लेक्शन। आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की? डिफ्लेक्शन। अब देखें फिर 1/20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर रीबाउंडेड। कब रीबाउंड हुए? जब एटम के गोल्ड फॉयल के एटम से सेंटर में क्या हुए? स्ट्राइक हुए। तो इससे ये नतीजा निकला कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, कौन सा? एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो हैवीएस्ट पार्ट है। हैवी भी नहीं, मैंने इसमें क्या वर्ड यूज़ किया? हैवीएस्ट। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो हैवीएस्ट है, और उसने उनको क्या नाम दिया था जी? न्यूक्लियस का नाम दिया है। क्या नाम दिया है जी?
न्यूक्लियस, और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में ऑल प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट, या फिर हम क्या कहेंगे रिजाइड, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो थे ये भी बताते खुद क्या थे, पॉजिटिव प्रोटॉन ही थे। जब ये 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जब एटम के क्या हुआ सेंटर में से स्ट्राइक हुआ, एटम के सेंटर के ऊपर उसने क्या किया स्ट्राइक किया, वो एक इलेक्ट्रॉन एटम के सेंटर में से स्ट्राइक होने के बाद वापस क्या हो गया था, रीबाउंड हो गया था, वापस मुड़ आया था। इसका मतलब एटम का जो सेंट्रल दरमियानी हिस्सा है वो सबसे भारी है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था जी, न्यूक्लियस का नाम दिया था। और उसने कहा था कि एटम के जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल या प्रोटॉन हैं वो उस एटम के सेंट्रल पार्ट में मौजूद हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था जी, न्यूक्लियस का नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी, न्यूक्लियस का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल से क्या मुराद है, न्यूट्रल से मुराद है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। फिर साथ में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो प्रोटॉन्स है वो हैवी हैं वज़न में इलेक्ट्रॉन से। अब आप कहेंगे ये कैसे, हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही थी, डिफ्लेक्शन, लेकिन ये फिर भी प्रोटॉन को रोक नहीं पा रहे थे। जब ये प्रोटॉन से टकराए ये वापस मोड़े, इसका मतलब ये कोई भारी चीज़ थी जिसने प्रोटॉन को या अल्फ़ा पार्टिकल को वापस मोड़ दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन में इतनी पावर, इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वह अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते को रोक सके। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हल्के हैं और प्रोटॉन वज़न में क्या है, भारी हैं। और उन्होंने क्या कहा उस वक्त, उन्होंने कहा था प्रोटॉन्स आर 2000 टाइम्स हैवियर, ये इतने ज़्यादा भारी हैं दैन इलेक्ट्रॉन। ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है। अभी आजकल के रिसर्च में आप जानते हैं ये वैल्यू कितनी है, अराउंड अबाउट 1837 है या फिर 1835 है, कोई इतनी ही वैल्यू आती है कि राउंड अबाउट इक्वली वैल्यू थी, ठीक है ना। ये तो थी इसकी कंक्लूजन। अभी इसके मज़ीद और भी कंक्लूजन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके डिफेक्ट भी देखेंगे कि क्या इसके डिफेक्ट थे। काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है ये रदरफोर्ड साहब का। ये बाकायदा उन्होंने रेगुलर एक मॉडल दिया था एटम का, इससे पहले किसी ने भी इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया था, और ये काफ़ी महंगा भी था ये एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल को ऐसे नहीं मिल जाते, और गोल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी महंगा और एक यूँ समझ लें एक नाजुक क्या था ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें गलती के चांसेस भी नहीं थे। दूसरा देख लें, उन्होंने कहा था जो डायामीटर है किस चीज़ का, एटम के न्यूक्लियस का है, डायमीटर न्यूक्लियस के एटम का वो है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और जो एटम का डायमीटर है, डायमीटर किसका है जी, एटम का, वो भी उन्होंने वैल्यू निकाली थी, वो निकाली थी 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या होता है ये समझ लें। ये देखें, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, सर्कल। इसको किसी भी जगह से दो इसमें आप क्या कर दें, कट कर दें, ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा, डायमीटर। क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है जी। किसी भी जगह से दो इसमें आप इसको क्या कर दें, कट कर दें, वो जो लाइन जो उसको दो बराबर इसमें डिवाइड कर रही है वो आप उसको क्या कह देंगे, डायमीटर। तो हम इसमें कह सकते हैं डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये वैल्यू क्या आ रही है, एटम का डायमीटर कितना है 10⁻⁻8, और ये क्या है 10⁻⁻13। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, ये 13 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा +13 इज इक्वल टू 10⁵ तो इधर देखें, डायामीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁵ डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000000। डायामीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 लाख टाइम्स ऑफ
न्यूक्लियस of the diameter of the nucleus of the diameter, ये देखें ये उसकी वैल्यू आई है जी, यानी एटम का जो डायमीटर है वो न्यूक्लियस के डायमीटर से 1,00,000 गुना ज़्यादा है। इससे आपको नतीजा मिल गया कि ये जो न्यूक्लियस है ये कितना स्मॉल है। स्मॉल की वजह अगर हम इसमें वेरी वेरी स्मॉल कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वेरी वेरी स्मॉल, एक टिन्नी छोटा, वेरी टिन्नी, टाइनी सा पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट है एटम, ये न्यूक्लियस एटम का। उसके बाद आ जाता है रेडियस। जो रेडियस है किस चीज़ का, एटम का, ठीक है ना, वो उसमें से कितना टाइम क्या होता है, भारी या हल्का होता है। अब ये देख लें, ये होता है रेडियस ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियन नंबर ऑफ 1/Q। अब ये ए में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे। अब लेटेस्ट रिसर्च आप जानते हैं कि ये जो ए है इसको हम कहते हैं मैस नंबर। क्या कहते हैं, मैस नंबर। मैस नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मजमूआ, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ। इसके अलावा अगर आपने एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, इन चीज़ों के बारे में समझना है तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो नीचे मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, या फिर आप जब मेरे चैनल विजिट करेंगे उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जो इसको फिर मैस नंबर, इसी मैस नंबर को हम फिर न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब न्यूट्रॉन की बात, ये जब हम लेटेस्ट बात कर रहे हैं, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, ये हुआ है जी 1911 में। कुछ बुक्स में लिखा हुआ था 1909 में, दोनों ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ना ये तो लेट डिस्कवर हुआ था 1932 में। किस में डिस्कवर हुआ था, 1932 में। तो उस वक्त ये कहा जाता था ये एटम का न्यूक्लियन नंबर, ये मैस नंबर है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए के इक्वल। अब इसको देख लें, ये हम इसको कहते हैं रेडियस। इसको ख़त्म करें, इसको लिखें R0 A/1/3। रेडियस R0 की वैल्यू होती है 1.33 × 10⁻³ A का √Q। ये देखें, ये आ गया उसके रेडियस की वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू आ गई जी, रेडियस की। काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है जी, ये उसकी आ गई रेडियस की वैल्यू। उसके बाद देख लें, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगर हम उसमें क्या निकालना चाहें, वॉल्यूम निकालना चाहें एटम का, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर लेंगे, डायमीटर का क्या लेंगे जी, क्यूब ले लीजिएगा। ये वैल्यू भी आपको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है जी, ये तो थी उसकी एक्सपेरिमेंट और उसकी ऑब्जर्वेशन, और ये भी हमें पता चल गया एटम क्या होता है, बताते खुद न्यूट्रल होता है। ठीक है नहीं, उसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर क्या होती है, एम्प्टी होती है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सारा कुछ उसके हमने क्या देखें, ऑब्जर्वेशन। अगर मज़ीद 1-2 पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन के रह भी जाते हैं तो आप उसको बुक में से रीड कर लीजिएगा। अगर ना समझ आए ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट देख लें, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं। डिफेक्ट्स ऑफ रदर। अच्छा, एक और बात, इसी को रदरफोर्ड मॉडल को कहते हैं जी, मैंने ये इधर लिखना भूल गया हूँ, प्लैनेटरी और सोलर सिस्टम मॉडल। ये इसको क्यों कहा जाता है, अब इसको ये समझ लीजिएगा, प्लैनेटरी और सोलर सिस्टम मॉडल। अब हम जानते हैं हमारे अर्थ का रस्म एक है सन, सूरज, बाकी जितने भी इसके अंदर क्या हैं, स्टार्स हैं या फिर क्या हैं, प्लैनेट। स्टार तो सन ही है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी सूरज दरमियान में है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सूरज को समझ लें ये एटम का न्यूक्लियस है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, डिफेक्ट से पहले इसको ये देख लें, हम समझते हैं कैसे। ये देखें,
ये समझ लें उसके क्या हैं जी, प्लैनेट्स कुछ इस तरह से क्या कर रहे होते हैं जी, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये उसमें एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। एटम का क्या है जी, न्यूक्लियस है। अब ये जो इर्द गिर्द मैंने इसमें गोल गोल रास्ते बनाए हुए हैं, ये देखें, ये उसके अंदर प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं ऐसे। मुख्तलिफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसको आप समझ लें, ये एटम का है न्यूक्लियस, ये उसका क्या है, एटम के सराउंडिंग पार्ट, और इस सराउंडिंग पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। अब सन को आप क्या कह लें, न्यूक्लियस है, और ये जो प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर रिजेंबल किस चीज़ से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, प्लेनेटरी निज़ाम शमसी, इसको उर्दू में कहते हैं कि सूरज दरमियान में, बाकी चीज़ें उसके इर्द गिर्द क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह। अब हम उसमें आ जाते हैं डिफेक्ट्स में, लास्ट पॉइंट है इसके, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के अब हम क्या देखना चाहते हैं, डिफेक्ट देखना चाहते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था जी, रदरफोर्ड ने ये कहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब नुकसान क्या है इसमें, जो हमारे पास है क्लासिकल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, उसके मुताबिक जब कोई चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन किसी और चार्ज की वजह से, यानी प्रोटॉन जो किस में था, एटम के सेंटर में, बेसिकली प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। अब प्रोटॉन भारी है, एटम प्रोटॉन क्या है, हैवी है देन इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या है बच्चे, हैवी है। तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये तो हल्का है, इसने प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या खींचना है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ मूव करेगा तो यही इलेक्ट्रॉन आगे क्या होगा जी, एक्सेलरेट्स होगा। क्या होगा जी, एक्सेलरेट्स, मतलब उसकी क्या होगी, वेलोसिटी वगैरह तब्दील हो जाएगी। जो ही वो एक्सेलरेट्स होगा तो वो एनर्जी लूज़ करेगा। एनर्जी को क्या करेगा जी, लूज़ करेगा। जो ही वो एनर्जी को लूज़ करेगा, अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये सेंट्रल पार्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहा है उसमें इर्द गिर्द। ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इसमें। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अब सपोज हम कर रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन का एटम ले लें आप, क्या ले लें जी, हाइड्रोजन एटम। आप जानते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। उसी को ले लें, एक प्रोटॉन है, ये खाली उसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश। तो इलेक्ट्रॉन उसके करीब आ जाएगा। अब जरा इसको देखिए क्या तब्दीली होगी। ठीक है जी, इसको चलो यूं बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया है। इसको अब ज़रा समझिए,
ये तो उसका लास्ट आखिरी सर्कुलर पाथ, ये उसका क्या है जी, सर्कुलर पाथ। ये देखें उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसी वजह से ये देखें ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसा ऐसा ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर आ रहा है जी, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। ये देखें ये एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा क्या करे, न्यूक्लियस की तरफ आ रहे। एक स्टेज ऐसी है कि अगर ये चलता रहा, इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तब एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा ना। एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब समझते हैं, पहले एटम ऐसे ही था, ये देखें एटम ऐसे है। इस वाले केस में एटम क्या कर चुका है, कोलैप्स कर चुका है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ही बाकी नहीं रहेगी। एटम की एग्जिस्टेंस भी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ये देखें तो कुछ ना कुछ, ये देखें ये लेट्स सपोज उसमें से एनर्जी भी तो बाहर निकालेगा। एनर्जी को ये क्या कर रहा है, आगे एक्सपेल कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो उसकी तरफ मूव करते हुए ऐसे तो मूव नहीं करेगा ना, इधर से इधर तक आते हुए उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, लाजमी लगेगी। तो वो एनर्जी आगे क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब वो दोनों मिल जाएंगे एटम का वजूद ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो इसका एक ड्रॉबैक था। अब दूसरा क्या ड्रॉबैक है, इसको भी देख लें। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, अब इसको ज़रा समझिएगा, ये मेरे, इसको समझिएगा, ये मेरे पास है न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, ये पहले ऐसे मूव कर रहा है, अब ये बिल्कुल तरतीब से, ये देखें कोई ज़्यादा इतना बड़ा जंप नहीं है, बिल्कुल तरतीब से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। ये देखें ये आते आते न्यूक्लियस में क्या कर गया, जंप कर गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या कर गया, जंप कर गया। और बात ज़रा समझिएगा, ये भी तो हो सकता है ये न्यूक्लियस हो, ये क्या हो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ही क्या हो न्यूक्लियस में जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, ये देखें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में डायरेक्ट ही क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। बात मेरी समझ रहे हैं ना। एक तो ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हम कह सकते हैं न्यूक्लियस में जंप तो कर रहा है, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करें, कॉन्टीन्यूअस। सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रहा था, कॉन्टीन्यूअस जंप कर रहा है। अब ज़रा इसको समझिए, डायरेक्ट मूव करने में और कॉन्टीन्यूअस मूव करने में, इसको ज़रा समझिएगा। ठीक है, इसको ज़रा भी आपने समझना है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप कर रहा है, डायरेक्ट जंप कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या आ गया है, डायरेक्ट जंप कर रहा है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ये इस तरह से क्या कर रहा है, मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करता हुआ न्यूक्लियस में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जब ये मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करते हुए न्यूक्लियस में जंप कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस जंप। अब ज़रा समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी देगा, उसकी एनर्जी क्या है, E1। जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेज पे आएगा तब भी वो एनर्जी देगा, तब उसकी एनर्जी क्या होगी, E2। जब ये इलेक्ट्रॉन एक तीसरे दायरे में आएगा तब उसकी एनर्जी क्या होगी जी, E3। जब ये इलेक्ट्रॉन इस चौथे दायरे में आएगा तब वो आपको एनर्जी क्या देगा, E4। कुछ भी एनर्जी दे सकता है, कलर दे सकता है, कुछ भी। फिर एंड में वो न्यूक्लियस में गिरेगा तब भी कुछ एनर्जी देगा, तब उसकी एनर्जी को हमने क्या कहा, E5। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में डायरेक्ट जंप कर रहा है तब वो एक ही एनर्जी देगा ना। वो एनर्जी क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। वो एनर्जी E1 भी हो सकती है, वो एनर्जी E2 भी हो सकती है, वो एनर्जी E3 भी हो सकती है, वो एनर्जी E4, यानी कुछ भी एनर्जी हो सकती है। इसमें सारी एनर्जीज मिल रही हैं, E1 से लेकर E5 तक। इस वाले केस में सिर्फ एक ही एनर्जी मिलेगी,
E1 से E5 से लेकर सिर्फ एक ही एनर्जी मिलेगी, यानी जब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, न्यूक्लियस की तरफ क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, सवाल को समझना है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो अपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में क्या हो जाना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अगर वो अट्रैक्ट हो तो उसको इस तरह मूव करना चाहिए कि वो ये देखें, पहले इस वाले पोर्शन में वो आपको एनर्जी E1 दे, इस वाले पोर्शन में एनर्जी E2 दे, इस वाले पोर्शन में क्या दे, एनर्जी E3 दे, यानी वो हर एक तरह के आपको एनर्जी दे। जब हर एक तरह के आपको एनर्जी देगा फिर इसको हम क्या कहेंगे जी, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। वो जो एनर्जी, वो जो डायग्राम आपको नज़र आएगी वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में आपको कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। इसका मतलब ये है फिर कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। अगर गिरता भी है ना तो आगे हम पढ़ेंगे वो आपको देगा लाइन स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जंप भी कर रहेगा ना न्यूक्लियस में, पूरा न्यूक्लियस में नहीं आएगा, आगे वो क्या देगा, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम से मुराद है वो फिक्स्ड एनर्जी नहीं देगा, वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है। वो एनर्जी E1 हो सकती है, वो एनर्जी E2 हो सकती है, वो एनर्जी E3 हो सकती है, एनीवन तरतीब से सारी एनर्जीज नहीं देगा। इसका मतलब वो आपको कौन सा स्पेक्ट्रम दे रहा था, अगर वो जंप भी करेगा तो लाइन स्पेक्ट्रम, वो आपको कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दे रहा था। तो ये उसके क्या थे जी, डिफेक्ट्स थे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा उसको कवर अप कर दूँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इस डिफेक्ट्स को, रदरफोर्ड मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं, किस बंदे ने आकर इसके डिफेक्ट्स को क्या किया, रिमूव किया, वो आगे हम देखेंगे। नील बोहर एटॉमिक मॉडल, फिर वो आएगा और इसके डिफेक्ट्स को क्या करेगा, दूर करेगा, उसको फिर हम डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।